औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये 9th चैप्टर है हमारे पास और 10th की केमिस्ट्री है, इसकी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज के अंदर हम सबसे पहले एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और उसके बाद न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। सबसे पहले अब आ जाएं एमसीक्यूज पे। अपनी अपनी बुक्स साथ ओपन कर लें ताकि आप लोग भी जो है ना वो साथ रीड करते रहें। सबसे पहला एमसीक्यू आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस आर मैनी एक्सेप्ट फॉलोइंग वन। रिवर्सिबल रिएक्शंस की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट द फॉलोइंग वन। सबसे पहली है प्रोडक्ट नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। जबकि हमने पढ़ा था कि रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट अगेन रिकम्बाइन होकर या डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट के अंदर आते हैं, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, रिवर्स रिएक्शन भी होता है। सही है। तो जो पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट में नहीं आते, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, यानी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। आगे बी ऑप्शन है दे नेवर कंप्लीट। रिवर्सिबल रिएक्शन बिल्कुल वो कंप्लीट नहीं होते कभी भी, क्योंकि उनमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो हमेशा होते रहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज पे। आगे सी ऑप्शन है दे प्रोसीड इन बोथ वेज, यानी कि ये दोनों तरह से जो है ना वो प्रोसीड करता है। तो बाकी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन यानी कि दोनों वेज हैं इन ये क्या है, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों वे से प्रोसीड करता है ये रिएक्शन, ये भी करेक्ट है। उसके बाद डी ऑप्शन है दे हैव अ डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। जब भी हम रिवर्सिबल रिएक्शन लिखते हैं, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर क्या होते हैं, रिकम्बाइन होकर यानी रिएक्टेंट के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे हम डबल एरो से शो करते हैं। एक फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करता है और दूसरा रिवर्स रिएक्शन को। तो इस तरह जो रिएक्शन होता है ओवरऑल रिएक्शन, उसमें हम रिवर्सिबल रिएक्शन में डबल एरो शो करते हैं। तो ये डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास बी, सी और डी जो है ये 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, रिवर्सिबल रिएक्शन की। जबकि जो ए ऑप्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है इन द लाइम किल्न द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट मेक्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो ये चूने की भट्टियाँ होती हैं इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनती हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब अगर ये जो है ना ये वाला रिएक्शन अगर क्लोज्ड फ्लास्क में हो, यानी कि फ्लास्क बंद हो, ये हमने शायद दूसरे या तीसरे लेक्चर के अंदर जो है इसको डिस्कस किया है। अगर ये फ्लास्क बंद होगी तो क्या होगा कि वहाँ पे प्रोडक्ट अगेन रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट में आएगी। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, यानी कि प्रोडक्ट पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, फ्लास्क क्लोज है ऊपर से, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से एस्केप आउट नहीं हो रही। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड से मिलके दोबारा किस में कन्वर्ट हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट में। ये आप रिएक्शन देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सॉलिड है। ये जैसे ही रिएक्शन होगा, ये मैं यहाँ पे अभी एरो शो नहीं कर रहा, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि सॉलिड फॉर्म में है और ये साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है जो कि गैसियस फॉर्म में है। अब क्या है कि अगर हमारे पास फ्लास्क जो है वो ऊपर से क्या है, क्लोज है, फ्लास्क क्या है, क्लोज है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से एस्केप आउट नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना देगी, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी। जब यानी कि ये अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है तो वो वापस आके प्रोडक्ट जो है ना रिकम्बाइन होकर आगे अगेन हमें रिएक्टेंट देगी। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। ये किस में है, ये क्लोज्ड फ्लास्क में है। अगर हमारे पास फ्लास्क क्लोज नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है कि फ्लास्क क्लोज नहीं है, तो ये रिएक्शन जस्ट क्या होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी, वहाँ पे जस्ट कैल्शियम ऑक्साइड जो है फ्लास्क के अंदर रह जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से एस्केप आउट हो जाएगी, वहाँ से बाहर निकल जाएगी। जाहिर है ऊपर से फ्लास्क क्या है, ओपन है, तो इस वजह से क्या है कि प्रोडक्ट दोबारा फिर रिकम्बाइन नहीं होगी और हमारे पास अगेन रिएक्टेंट नहीं बनेगी। तो ये हमारे पास रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, जिसके अंदर यानी कि क्या होगा कि हमारे पास रिएक्टेंट फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज हो रही है और साथ में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बन रही है। ये रिएक्शन वापस नहीं आएगा, तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। और इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। यानी आप देखिए ना यहाँ पे रिएक्टेंट यानी कि क्या हो रहा है कि डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रही है। और एट दी एंड जो है ना ये जब क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास फाइनल कैल्शियम ऑक्साइड रह जाएगा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी बनेगी वो रिलीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये क्या होते हैं, ये कंप्लीट हो जाते हैं, जबकि जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि उनमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन चलते रहते हैं।
अब यहाँ पे वो पूछ क्या रहा है हमसे, इन द लाइम किल्न द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट मेक्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गोज टू कंप्लीशन बिकॉज ये वाला रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। क्यों? अब अभी मैंने आप लोगों को समझाया है कि वहाँ पे रिएक्शन तभी कंप्लीट होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज होगी, यानी कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो ए ऑप्शन है हमारे पास ऑफ हाई टेम्परेचर, बी है कैल्शियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन कैल्शियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स कंटिन्यूसली, आगे डी ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड इज नॉट डिसोसिएटेड। तो हमारे पास एग्जैक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी वाला ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एस्केप आउट हो जाएगी जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो है, बाकी ये जो ए वाला ऑप्शन है वो तो हाई टेम्परेचर, वो तो कंडीशन ज़ाहिर है देनी ही देनी है, वो इसका यानी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, और बी और डी भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। आगे नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है, फॉर द रिएक्शन 2a + b मेक्स 3c। ये हमारे पास रिएक्शन है 2a + b। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा जी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास क्या बन रही है, सी प्रोडक्ट बन रही है, और ये 3c है। ये सारी किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। कहता है कि द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, इसके लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं बेसिकली उन्हीं का हम जो है ना वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन नहीं लिखते। क्योंकि ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केस ही लिखेंगे। हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट नोमिनेटर में होती है जबकि रिएक्टेंट किस में होते हैं, डिनोमिनेटर में होते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन है, और ये जो 3 है इसके साथ ये किस में है, ये कांस्टेंट है, सॉरी कोएफिशिएंट है। ये कोएफिशिएंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कहाँ पे आ जाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट के पावर में आ जाएंगे। ठीक है, ये पावर में आ गए। उसके बाद हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को देखते हैं। ये हमारे पास ए रिएक्टेंट है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन है, और ये जो इसके साथ कोएफिशिएंट है किस में आ गया, पावर में आ गया, और साथ में हमारे पास क्या है, दूसरा रिएक्टेंट है बी। तो ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, और ये हमारे पास ऑप्शन बन रहा है डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट ही है। ए ऑप्शन है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स इक्वल, यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है। बिल्कुल भी नहीं, ये पॉसिबल है और नहीं भी है, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 100% एग्जैक्ट इक्वल हो, जबकि ऐसे नहीं होता। आगे बी ऑप्शन है द अपोजिंग रिएक्शंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप, यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे स्टॉप हो जाते हैं। नहीं, वो तो चलते रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं। सी ऑप्शन है द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स वेरी लो, ये भी जो है ना नहीं होता। जो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज है वहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन 100% इक्वल होते हैं आपस में। ठीक है, उनकी जो स्पीड होती है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की, वो दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग है। आगे डी ऑप्शन है द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम इक्वल। हाँ, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो इक्वल हो जाती है। किस पे, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज पे या जस्ट इक्विलिब्रियम स्टेज पे। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मास। एक्टिव मास से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। ए हमारे पास ऑप्शन है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। हमने देखना है कि कौन सी एक्टिव मास से रिलेटेड करेक्ट नहीं है। तो ए वाली जो है ये करेक्ट है कि जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो एक्टिव मास होता है बेसिकली वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बी ऑप्शन है एक्टिव मास इज टेकन इन मोलर कंसंट्रेशन। एग्जैक्टली एक्टिव मास को हम मोलर कंसंट्रेशन में जो है ना वो मेजर करते हैं। उसके बाद सी ऑप्शन है एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि एक्टिव मास होता है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से भी जो है ना वो क्या करते हैं, शो करते हैं। एक्टिव ब्रैकेट जो बड़ी ब्रैकेट है हमारे पास, उससे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं। डी ऑप्शन है हमारे पास एक्टिव मास मींस टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस, जबकि ये वाला ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। एक्टिव मास का मतलब वो मास होता है जो रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले। ठीक है,
अब हमारे पास रिएक्टेंट जो होते हैं बेसिकली ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट जो है वो सारे का सारा जो है ना वो रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले। ये भी हो सकता है कि रिएक्टेंट के अंदर कोई और भी जो है ना वो इम्प्योरिटीज़ हों या कोई और चीज़ भी हो सकती है जो कि रिएक्शन के अंदर हिस्सा ना ले। तो टोटल सब्सटेंस का जो मैस होता है वो एक्टिव मैस नहीं होता। एक्टिव मैस वो वाला सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है। तो हमारे पास डी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आगे 6 MCQs है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc इज वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स। हमने पढ़ा था कि Kc की वैल्यू, जब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमने देखा था कि Kc की वैल्यू हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो वो क्या इंडिकेट करती है कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर मैक्सिमम 99% क्या है, प्रोडक्ट है, 99.9% क्या है, प्रोडक्ट है, और बाकी क्या है, रिएक्टेंट है। यानी कि रिएक्टेंट ना होने के बराबर है, वहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्ट है। ये Kc की हमारे पास अगर वैल्यू लार्ज आए, एक्स्ट्रा लार्ज वैल्यू आए, तब जो है ना ये इंडिकेट करती है। तो हमारे पास ए ऑप्शन है, रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स। ये बिल्कुल ठीक है। आगे बी ऑप्शन देखते हैं, रिएक्शन मिक्सचर हैज ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट। बिल्कुल ये क्या है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो है ना वो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स होती हैं जब Kc की वैल्यू लार्ज होती है। सी ऑप्शन है, रिएक्शन हैज नॉट गॉन टू कंप्लीशन। रिएक्शन कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ। जब भी Kc की वैल्यू बड़ी हो तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैक्सिमम वहाँ पे प्रोडक्ट होती है इक्विलिब्रियम स्टेज पे, और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है। तो ये सी वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। आगे डी वाला ऑप्शन है, रिएक्शन मिक्सचर हैज नेग्लिजिबल प्रोडक्ट्स। जब रिएक्शन मिक्सचर में तो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स होती हैं, तो ये वाला भी क्या है, रॉन्ग है। तो ए वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है, कि जब भी Kc की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो वो क्या इंडिकेट करेगी कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेज पे ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो है ना वो क्या है, प्रोडक्ट है, जबकि रिएक्टेंट जो है वो ना होने के बराबर है। आगे 7 MCQs है, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ Kc इज वेरी स्मॉल इट इंडिकेट। जब भी Kc की वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटी होगी, तो वो क्या इंडिकेट करेगी, वो यही इंडिकेट करेगी कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे जो रिएक्शन मिक्सचर है उसके अंदर मैक्सिमम क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, और रिएक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता, और क्या है कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे मैक्सिमम रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट ना होने के बराबर है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है, इक्विलिब्रियम विल नेवर एस्टेब्लिश। जबकि इक्विलिब्रियम तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश होता है, वहाँ पे हम देखते ही जो है ना वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कहाँ पे, इक्विलिब्रियम स्टेज पे देखते हैं। ए वाला ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। बी वाला ऑप्शन, ऑल रिएक्टेंट विल बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। जबकि वहाँ पे मैक्सिमम रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट तो होती ही नहीं है, वहाँ पे प्रोडक्ट नेग्लिजिबल होती है वहाँ पे। तो बी वाला ऑप्शन भी क्या है, इनकरेक्ट है। सी वाला ऑप्शन है, रिएक्शन विल गो टू कंप्लीशन। जबकि मैंने बताया है कि रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता जब भी मैक्सिमम रिएक्टेंट हो इक्विलिब्रियम स्टेज पे, तो ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता। अगर डी ऑप्शन है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल। तो ये बात क्या है, ये हमारे पास जो है ये करेक्ट है ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जब भी Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो वहाँ पे मैक्सिमम रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट ना होने के बराबर होते हैं, प्रोडक्ट नेग्लिजिबल होती है। तो डी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आगे 8 MCQs है हमारे पास, रिएक्शन विच हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट हैव। जब भी इक्विलिब्रियम स्टेज पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होगी, कंपेरेबल होगी, ऑलमोस्ट अब कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ऑलमोस्ट एक दूसरे के कंपेरेबल होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी, देन जो है ना Kc की वैल्यू क्या होती है, देन Kc की वैल्यू ज़ाहिर है मॉडरेट वैल्यू होती है, ना ही बहुत बड़ी होती है ना ही बहुत छोटी होती है। तो ये यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन है, वेरी स्मॉल Kc वैल्यू, बी है वेरी लार्ज Kc वैल्यू, सी है मॉडरेट Kc वैल्यू, और डी है नन ऑफ दीज। तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन क्या है कि मॉडरेट Kc वैल्यू। आगे 9th MCQ है, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज पे द रिएक्शन स्टॉप्स टू प्रोसीड। रिएक्शन स्टॉप हो जाता है? नहीं, रिएक्शन तो कंटिन्यू रहता है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन चलते रहते हैं। बी ऑप्शन, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर इक्वल। ये ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट इक्वल हो, ये ऐसे नहीं होता। जबकि कंपेरेबल भी अमाउंट हो तो फिर भी वहाँ पे जो है ना माइनर सा डिफरेंस रहता है। आगे सी ऑप्शन है, द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल। तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के जो रेट्स होते हैं या जो स्पीड होती है क्या होती है, इक्वल होती है। आगे डी ऑप्शन है, द रिएक्शन कैन नो लॉन्गर बी रिवर्स्ड, कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे रिएक्शन रिवर्स नहीं होता। तो ये जो है ना रॉन्ग है, जबकि इक्विलिब्रियम स्टेज पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे होते हैं इक्वल स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारे पास सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है यहाँ पे। आगे 10th MCQ है, इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम। इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है, हमने पढ़ा है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है कि जो स्टेज है वो जस्ट रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर होती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं होता, बल्कि वहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है वहाँ पे।
तो ए ऑप्शन है यहाँ पे नेवर एस्टेब्लिश, बी है एस्टेब्लिश बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, एस्टेब्लिश आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, डी है एस्टेब्लिश इज रेडिली। तो यहाँ पे एस्टेब्लिश तो होता ही नहीं है, ना ही बिफोर रिएक्शन, ना ही आफ्टर रिएक्शन, ना ही रेडिली। क्या यहाँ पे रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेज की जो स्टेज है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर एस्टेब्लिश होती ही नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट है, नेवर एस्टेब्लिश। आगे 11 क्वेश्चन है, रिवर्स रिएक्शन इज वन। रिवर्स रिएक्शन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, विच प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट तो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। तो ए वाला ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। बी ऑप्शन है इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट जो है ये भी क्या है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, ये भी रॉन्ग है। सी है विच स्लोज डाउन ग्रेजुअली। तो हमारे पास जो लेफ्ट टू राइट रिएक्शन होता है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो स्टार्टिंग में क्या होता है, वो स्लो डाउन होता है, ठीक है, रिवर्स तो नहीं होता। ये भी क्या है, रॉन्ग है। डी ऑप्शन है विच स्पीड अप ग्रेजुअली। तो जो रिवर्स रिएक्शन होता है बेसिकली वो जैसे ही हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, स्पीड अप होता है, जबकि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, स्लोज डाउन होता है। 12 हमारे पास एमसीक्यूज है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर रिएक्टेड टुगेदर टू मेक अमोनिया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में दोनों गैसेस रिएक्शन करके अमोनिया गैस बनाती हैं। तो केसी की वैल्यू भी आगे दी हुई है। व्हाट विल बी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इक्विलिब्रियम स्टेज पे जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो वहाँ पे जैसे ही हम रिएक्शन, उसको हम रिएक्शन मिक्सचर भी कहते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर या रिएक्शन मिक्सचर। तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जाहिर है 3 चीज़ें हो सकती हैं, 2 रिएक्टेंट और 1 प्रोडक्ट। यहाँ पे आप देखिए ना 2 रिएक्टेंट हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और आगे 1 प्रोडक्ट है। तो जाहिर है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर यही तीनों चीज़ें हो सकती हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, क्योंकि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट बना रही है। तो वहाँ पे 3 ही चीज़ें हो सकती हैं, रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट और 1 प्रोडक्ट। तो हमारे पास बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। नेक्स्ट हमारे पास 13 क्वेश्चन है, लास्ट। फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5 द यूनिट्स ऑफ Kc। तो जब भी आपने Kc की यूनिट लिखनी हो तो आप जो है ना सबसे पहले उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखा करें। हमारे पास क्या है, रिएक्शन PCl5 प्लस Cl2 क्या बना रहे हैं, PCl5 बना रहे हैं, ये PCl3 है, सॉरी, PCl3 प्लस Cl2 मिक्स PCl5। ये हमारे पास रिएक्शन है, इसका हम जो है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे। हमारे पास PCl5 इसकी मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की, और ये हमारे पास रिएक्टेंट की क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ पे कोएफिशिएंट किसी के भी नहीं है, सो पावर में जो है ना वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम जो है ना इनके यूनिट्स लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है, इसकी कंसंट्रेशन मोल पर डीम क्यूब में है, इसकी कंसंट्रेशन भी किस में है, मोल पर डीम क्यूब में है, और इसकी कंसंट्रेशन किस में, मोल पर डीम क्यूब में। ये मोल पर डीम क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास जस्ट मोल 1/मोल पर डीम क्यूब रह जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर में है, जब हम इसको नोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोल पॉजिटिव 1 है तो यहाँ पे ऊपर आके मोल नेगेटिव 1 हो जाएगा। ये डीएम माइनस क्यूब है, जब ये प्लस में आएगा, ऊपर में आएगा, नोमिनेटर में आएगा तो ये डीएम पॉजिटिव क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास केसी जो है ना इसके क्या आएंगे, यहाँ पे यूनिट्स आएंगे, पर मोल डीएम क्यूब, इसको पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास सी वाला ऑप्शन है, पर मोल डीएम क्यूब। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। बेसिकली मैं जो एमसीक्यूज़ करवाता हूँ ये डिटेल में इसलिए करवाता हूँ ताकि इनसे रिलेटेड मज़ीद एमसीक्यूज़ अगर कोई आ जाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये एमसीक्यूज़ कहाँ से आया और कैसे आया। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करे, उसको मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।